बहुत से कंपनियों ने, अब जेसीबी ने एक हाइब्रिड जेसीबी बनाया जो सीएनजी पर था और डीजल पर था, तो उनको रशिया से काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। तो अब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को मैंने कहा कि अगर आपका डीजल इंजन है तो उसको आप पेट्रोल इंजन बनाना तो आसान है उतने कैपेसिटी का, तो वो पेट्रोल का फ्लेक्स बनाइए, तो इथेनॉल 100% यूज होगा। तो एक प्रकार से काफी बड़े प्रमाण पर सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इथेनॉल के अलग और कैसे उपयोग हो सकते हैं। ब्राजील ने तो इथेनॉल से बायोप्लास्टिक भी बनाया और वो बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बीच में उसकी भी ट्रायल हिंदुस्तान में हुई थी और ये पेट्रोलियम प्लास्टिक की तुलना में उसकी कीमत लगभग बराबर थी। पर अब ये पेट्रोल और इसकी जो कीमतें लगातार फ्लक्चुएट होती थी, उसके कारण ब्राजील की वो इंडस्ट्री अब फिलहाल काम नहीं कर पा रही। मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में इथेनॉल में काफी रिसर्च हो रहा है और अभी जो ब्राजील की कंपनी है एम्ब्रिल, जो छोटे जेट बनाती है, उन्होंने ऑलरेडी इसमें काफी काम किया है और मैंने एक ग्रुप की मीटिंग भी ली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल का उपयोग कैसे हो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से हमने दिल्ली लाया था और उस समय ये जो प्लेन था इसमें 50% बायोफ्यूल यूज हुई थी। तो आने वाले समय में एविएशन में आपको मालूम होगा 2 साल पहले 26 जनवरी को जो हमारे दिल्ली में फाइटर जेट उड़े थे, उन सब ने 100% बायो इथेनॉल यूज किया था। और चीफ एयरफोर्स के जो चीफ है उनसे साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी लगातार मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है और जल्दी ही एविएशन में, एयरफोर्स में इथेनॉल का बड़ा खप बढ़ाने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 लाख टेलीकॉम मोबाइल टावर्स जो है, इन टावर्स के लिए अगर हम इथेनॉल यूज करेंगे तो और ज्यादा इसकी खपत बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये थोड़ा बहुत डाउट है जो बार बार इसका जिक्र करते उसकी चर्चा करना बंद कर दो कि इथेनॉल कौन लेगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। मुझे ये जो चर्चा ये निरर्थक है। मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तब लोग यही बोलते थे चार्जिंग स्टेशन नहीं है। अब इलेक्ट्रिक इतने बड़े प्रमाण पर आई है कि मैंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पेट्रोलियम कार की कीमत जो है उसी कार में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। ये मैंने विश्वास के साथ बताया और अब लगभग वो स्थिति आई है। 136% राइज है इलेक्ट्रिक व्हीकल में और अभी मेरा अंदाज बस में 1200% है। अभी 500 हमारे यहाँ नागपुर में 200, मुंबई में 500 बसेस, पुणे में बसेस आ रही है। अब सब जगह इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है, लग्जरी बसेस आ रही है और इसलिए आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार से इंपोर्ट को कम करना होगा। और एक बात ये भी मन में आती है कि फिर इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा। आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का 2 बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। व्हीकल पॉपुलेशन और जनसंख्या दोनों बढ़ाने में हिंदुस्तान की जनता का विक्रम हर समय वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहने वाला है। तो आप चिंता मत करो। और इसलिए इथेनॉल कितना भी तैयार होगा तो भी पेट्रोल व्हीकल रहने वाले, डीजल व्हीकल रहने वाले, ये सब चलने ही वाला है। अभी ARI ने और एक रिपोर्ट भेजी है कि डीजल में भी 15% इथेनॉल डालना, ये भी अभी इसके भी ट्रायल शुरू है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारी फ्यूचर है। और हम लोग एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हमें एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और किसानों को केवल अन्नदाता नहीं कहना है, तो किसानों को ऊर्जादाता बनाना है, क्योंकि अन्नदाता बनकर किसान की गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। अब अन्न बहुत सरप्लस हुआ है, अब ऊर्जा जो है उसमें हमारा शॉर्टेज है। अब किसानों को ऊर्जादाता बनाना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। और यही बात को अगर शुगर फैक्ट्रीज वाले और गंभीरता से लेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। और इसलिए फिर से एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शुगर प्रोडक्शन को कम करो। शुगर प्रोडक्शन अगर ऐसे ही बढ़ाते रहोगे तो आपके हाल ऐसे हो जाएंगे कि आप पहचानने लायक नहीं रहोगे,
क्योंकि आपको इस बात के संकट को शायद अभी भी शुगर फैक्ट्री को लग रहा कोई सरकार आएगी, हमारी ताकत नहीं है, हम सब्सिडी देना चाहते तो भी दे नहीं पाएंगे। और जब 32 रुपए किलो आपका मिनिमम रेट होगा और इंटरनेशनल प्राइस 25 रुपए होगी, तब आपके सरप्लस शुगर का क्या करोगे? गोडाउन में रखोगे, बैंक का ब्याज भरोगे, साल भर भरते भरते ब्याज में लॉस हो जाएगा और दिवाला पिटने की स्थिति में आएगा। ये मैं बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूं। और इसलिए बी हेवी मोलाइसिस मैंडेटरी जाओ, शुगर को कम करो। इस साल भी शुगर के रिकॉर्ड है। अभी ये महाराष्ट्र के हमारे शुगर डायरेक्टर बैठे हैं, मुझे पता नहीं कि इस बार पूरे गन्ने का क्रशिंग करना इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि शुगर लोगों को बाकी कोई क्रॉप्स में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। जो शुगर में प्रोडक्शन मिलता है, शुगर केन में जो कमाई होती है, वो बाकी क्रॉप्स में नहीं है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में क्रॉप पैटर्न के बारे में किसानों को सोचना होगा कि शॉर्टेज किसका है और सरप्लस क्या है। हम तेल बिया में शॉर्टेज है, 1,40,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सूर्यफूल हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, जो एडिबल ऑयल सीड है, अभी राइस ब्रांड तेल भी बड़े प्रमाण पर हो रहा है, हमें खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। और इसलिए शुगर केन के बीच में अगर हम तेल बिया लगा सकेंगे तो वो भी अच्छी बात होगी। हम पाम ऑयल के लिए भी अभी पाम के लिए बड़े प्रमाण पे प्लांटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में वर्ल्ड की सिनेरियो को ध्यान में लेते हुए, ग्लोबल इकोनॉमी का अध्ययन करते हुए किसानों को चलना होगा और आपको उसी प्रकार से उनको गाइड करना होगा। और इथेनॉल में बहुत बड़ी क्षमता है। अभी अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले 8-10 साल कोई कमी है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस परिस्थिति का विचार करते हुए हम सबको अपनी नीतियों को तय करना होगा। और इसलिए आप सब लोग यहाँ 2 दिन से विचार भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, नए नए रिसर्च भी आ रहे हैं। और एक बात मैं अक्सर 2 चीजें बार बार कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और दूसरी बात मैं अक्सर दोहराते रहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ एप्रोप्रिएट लीडरशिप that you can convert waste into wealth. और इसलिए by using biotechnology we need to generate biomass, and by generating biomass we need to transform into biofuel, either it is bio LNG, bio CNG और bioethanol। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हमारे पास रिक्वायरमेंट है। और पोल्यूशन के लिए भी हमें आवश्यक है, क्योंकि साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ये 3 बहुत गंभीर समस्या है। और इसमें भी संभव है, मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने मथुरा में एक प्रोजेक्ट बनाया हाइब्रिड एन्युटी में। मथुरा का 90 mld स्लज हमने लेकर उसको साफ किया और उसमें 40% गवर्नमेंट से दिए, 60% त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने इन्वेस्ट किए और वो स्लज से पानी निकाला और इंडियन ऑयल उसको खरीद रहा है, 20 करोड़ साल के दे रहा है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट वायबल हुआ। तो गंगा में इतने बड़े गंदे पानी आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं इससे मीथेन निकालो और मीथेन निकालकर उससे बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाओ। अब उससे ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बहुत प्रमाण में अवेलेबल है और आप लोग भी रिसर्च करें। और यहाँ भी 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में काफी टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन भी हुआ है और हिंदुस्तान इसमें आगे है। ब्राजील ने जरूर इसमें काफी सफलता हासिल की है। कनाडा, ब्राजील और यूएसए में फ्लेक्स इंजन कॉमन है। जब ये बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और टोयोटो, हुंडई सबके एमडी को मैंने बुलाया था, मैंने कहा जो ब्राजील में तुम्हारी गाड़ी अब फ्लेक्स इंजन है तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकती है। और मुझे विश्वास है कि अब सब लोग बनाने के लिए तैयार हो गए। और इसलिए आने वाले समय में हमारी स्कूटर, हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी 4 व्हीलर सब अगर वो अवेलेबल हो जाएंगे और इथेनॉल पेट्रोल के बजाय अल्टरनेटिव होगा, डीजल में भी जाएगा, उसके साथ जनरेटर के लिए भी जाएगा, तो आने वाले समय में इथेनॉल का यूज और बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए हम और सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको उस दिशा में आगे जाना होगा और ये कॉन्फ्रेंस आपको निश्चित रूप से उसकी दिशा देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए
अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। छत्रपतींचा विचार म्हणजे